हेलो दोस्तों हमने मैनेजमेंट के दो फंक्शंस ऑलरेडी देख लिए थे, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। दोस्तों आज हम इस लेक्चर में थर्ड फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमको देखना है दोस्तों स्टाफिंग के बारे में। दोस्तों स्टाफिंग शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा था। प्लानिंग का मतलब दोस्तों हमने देखा था कि ये फर्स्ट स्टेप होती है और इसमें हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। हम एडवांस में सब कुछ प्लान करते हैं कि हमको करना क्या है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब करेंगे। तो ये सारी बातें हम उसमें डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमने देखा सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या कि हमको जो कोई भी एक्टिविटी करनी है, हमारा जो कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हमको रिसोर्सेस कौन कौन से लगने वाले हैं, ये हमने आइडेंटिफाई किया था ऑर्गेनाइजिंग वाली स्टेप में, कि क्या क्या चीज़ें हमको लगने वाली है, कितने पर्सन्स हमको लगने वाले हैं और वो पर्सन्स कैसे होने चाहिए, वो सब हमने डिसाइड किया था ऑर्गेनाइजिंग वाली स्टेप में। दोस्तों आज हम अभी देखेंगे थर्ड स्टेप, थर्ड फंक्शन मैनेजमेंट का, जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब दोस्तों होता है, देखो अब प्लानिंग तो हमने कर दिया, सारे रिसोर्सेज भी हमने इकट्ठा कर दिए, हमने ये भी जान लिया कि हमको कितने पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। अब बारी आती है दोस्तों एक्चुअल उन पर्सन्स को लाना ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयज़ या फिर वर्क फोर्स। दोस्तों ये जो फंक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इमेजिन करो कि आपको काम करवाना है और काम करवाने के लिए आपने जो पर्सन्स सिलेक्ट किए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो अच्छे नहीं निकले अगर वो ऐसा समझो कि उनकी इफ़िशियंसी अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो, कोई भी कंपनी है ना, अगर आज वो सक्सेसफुल है तो उसका कारण है क्योंकि उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत अच्छे हैं और उनकी इफ़िशियंसी भी बहुत अच्छी है। तो एक अच्छे एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप इमेजिन कर सकते हो। और अगर आपको सही पर्सन नहीं मिला, अगर आपको राइट पर्सन नहीं मिला, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि सारा सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन का जो काम होता है, जो कुछ भी एक्चुअल काम करना है, वो डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर, आपके वर्कफोर्स के ऊपर। जैसा आपका वर्कफोर्स रहेगा ना, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ रहेंगे, उसके हिसाब से आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर। तो एक राइट पर्सन का कंपनी में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आपने इतने सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जो भी कंपनी सक्सेसफुल हुई है बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। इवन आजकल तो काफ़ी सारी कंपनीज जो है एम्प्लॉयज़ को ये एसेट मान के चलती है, वो उनका इंश्योरेंस भी करवाती है। आपको अगर मैं बता दूं तो की पर्सन जो होते हैं उनका इंश्योरेंस भी करवाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। तो ऐसे समझ लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर। और मान लो आपको एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं मिले, तो फिर आपने कितनी भी अच्छी प्लानिंग की होगी, कितना भी अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग किया होगा, कितना भी अच्छे से आप इम्प्लीमेंटेशन करो, कंट्रोलिंग करो, कोऑर्डिनेशन करो, डायरेक्टिंग करो, जितने भी आपके बाकी के जो फंक्शंस है आप अच्छे से कर लो, लेकिन अगर आपका स्टाफिंग अच्छा नहीं होगा ना, आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं होंगे ना, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। आपका सारा बाकी के जो फंक्शंस है वो सब फेल है। क्लियर। तो आपके जो बाकी के फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के 5, इसको छोड़ के, वो सब डिपेंड करते हैं स्टाफिंग के ऊपर। स्टाफिंग में दोस्तों इसमें हम करते क्या है, इसमें हमको जो एम्प्लॉयज़ लाना है ना, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिया था हमने सारा काम। जैसे आप कोई बड़ी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट अलग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है, R&D डिपार्टमेंट, ऐसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, जिसमें काम डिवाइड कर दिया जाता है। अब वो जो डिपार्टमेंट संभालना है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करने वाले लगेंगे हमको, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ चाहिए हमको, वो कौन सी कैटेगरी के चाहिए, कौन से क्राइटेरिया में फिट होने चाहिए, जो उनको काम दिया जा रहा है उसके हिसाब से हमको स्किल चाहिए ना वो एम्प्लॉयज़ में, वही स्किल्स वाले हम एम्प्लॉयज़ ढूंढेंगे जो उस टाइप का काम कर सकता हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसको जो एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं ना, वो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिलने चाहिए, वो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ मिलने चाहिए। इवन
कंपनीज का भी ये काम होता है। कंपनीज भी क्या करती है, शुरू में 2-3 महीने जब कोई भी पर्सन ज्वाइन होता है तो उनको ट्रेनिंग देती है। इवन रेगुलर इंटरवल्स पे भी, पीरियोडिक इंटरवल्स पे भी उसकी डेवलपमेंट की जाती है। अलग अलग सेमिनार्स करवाए जाते हैं कंपनी में एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि एम्प्लॉयज़ जो है ना ये ट्रेन हो सके, उनकी डेवलपमेंट हो सके। दोस्तों ये डेवलपमेंट उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका नॉलेज बढ़ेगा, उनका डेवलपमेंट होगा तो इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को भी उसका बेनिफिट मिलता है। अगर वो कोई स्किल या फिर कोई भी क्वालिफिकेशन अगर उसको मिलता है तो उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूर पास होता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करती है। तो एक राइट पर्सन का एक राइट जॉब पे होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको राइट पर्सन मिल भी गया, लेकिन अगर उसको आपने राइट जॉब पे नहीं रखा, आपने उसको गलत जॉब दे दिया, तो दोस्तों उस एम्प्लॉय का आप उसके जो माइंड का, उसके जो टैलेंट का, उसकी जो स्किल्स का आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। सिर्फ राइट पर्सन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट पर्सन राइट जॉब पे भी लगाना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। से फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हुआ कि आपके कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको फाइनेंस के लिए कोई एम्प्लॉय चाहिए, और आपने मान लो कोई और कैटेगरी का जिसको फाइनेंस का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, आपने उसको रिक्रूट कर दिया या फिर उसको लगा दिया आपने उस जॉब पे, तो क्या होगा दोस्तों, उसको वो काम आएगा ही नहीं। उससे क्या होगा, उसकी इफ़िशियंसी उतनी नहीं रहेगी, और हो सकता है वो डीमोटिवेट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको तो बेनिफिट नहीं मिला, ऑर्गेनाइजेशन को तो बेनिफिट नहीं मिला, उसका भी दोस्तों डीमोटिवेशन उसको भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस पर्सन को आप लगा रहे हो वो राइट पर्सन होना भी चाहिए, अच्छा पर्सन होना चाहिए, और उसको राइट जॉब पे भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको जो काम का नॉलेज है उसको वो काम पे लगाना भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उससे क्या होगा, उसको ऑलरेडी वो चीज़ का नॉलेज है तो उसमें उसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। इफ़िशियंसी ज़्यादा होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। इवन वो जो एम्प्लॉय रहता है वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि उसको उसकी फील्ड का जॉब मिला है। क्लियर? तो सिर्फ राइट पर्सन अपॉइंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट पर्सन सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट पर्सन को राइट जॉब देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर? तभी हम ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे बढ़ पाती है। तो स्टाफिंग में क्या होता है, स्टाफिंग में यही सब कुछ होता है दोस्तों। अब हमको जैसे ही पता चल गया कि हमको इतने एम्प्लॉयज़ लगने वाले हैं और ये टाइप के एम्प्लॉयज़ लगने वाले हैं, उसमें ये पर्टिकुलर स्किल्स होनी चाहिए, ये टैलेंट होनी चाहिए, फिर हमारा काम क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उनको ढूंढना। वो उस टाइप के एम्प्लॉयज़ ढूंढना चालू कर देती है, पेपर में ऐड देती है, इवन बहुत सारे कॉलेजेस के साथ टाई अप होता है तो वहाँ पे जाके वो रिक्रूटमेंट करती है। तो ये जो हो रहा है ना, ये जो हो रहा है, ये जो वैकेंसीज हम फिल कर रहे हैं, जो हम एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कर रहे हैं अपने यहाँ पे, उसी प्रोसीजर को दोस्तों कहते हैं स्टाफिंग। लेकिन रिक्रूट करना ही सिर्फ इतना ही नहीं होता है स्टाफिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है। रिक्रूट करने के बाद में उसको एक सही जॉब देना, जो जॉब उसके लिए सूटेबल है वो जॉब देना, और उसके बाद में उसका रेम्यूनरेशन भी डिसाइड करना। उसको जो हम सैलरी देने वाले हैं, पेमेंट जो उसको देने वाले हैं, वो भी दोस्तों फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। ऐसा समझो अगर आपने रेम्यूनरेशन उसको उसके हिसाब से नहीं दिया, से फॉर एग्जांपल अगर वो आपने उसको फेयर रेम्यूनरेशन नहीं दिया, तो फिर क्या होगा दोस्तों, वो एम्प्लॉय जो है ज़्यादा टाइम अपने यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा। और कंपनी छोड़ के अगर एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं तो ये अच्छा साइन नहीं है कंपनी के लिए, कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है दोस्तों। क्योंकि उसमें क्या होता है, हम वो जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे था उसको अगर हमने प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं दिया तो क्या होगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा, वो कहीं और सर्च करना चालू कर देगा जॉब, वो दूसरी कंपनी में लग जाएगा। हमने उसके ऊपर इतना सारा ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड किया है, इतना सारा हमने उसके ऊपर टाइम लगाया है, अब वो सीख कर यहाँ से, अब जब एफिशिएंसी उसकी बढ़ गई थी, अब उसके काम करने से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिल सकता था, और उसी पॉइंट पे अगर वो हमको छोड़ के जाता है, उस जगह पे अगर हमको नया एम्प्लॉय मिलता है दोस्तों, तो फिर सोचो ग्रोथ पे कितना असर पड़ता है। हमारा जो काम करने का जो पेस है ना, वो पूरा गिर जाता है दोस्तों, क्योंकि नया जो एम्प्लॉय आएगा उसको फिर ट्रेनिंग देनी होगी, और उसकी जो इफ़िशेंसी होगी वो पुराने एम्प्लॉय के जितने नहीं होगी दोस्तों। उसको अपनी इफ़िशेंसी बढ़ाने को टाइम भी लगेगा।
तो दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत चैलेंजिंग जॉब है कि जो उसके पास एम्प्लॉयज़ है ना, उनको अपने यहाँ पे रिटेन करना। क्लियर? तो रिटेन करना एक एम्प्लॉय को, ये भी दोस्तों, ये जो स्टेप है, ये जो फंक्शन है, ये भी स्टाफिंग का ही फंक्शन है दोस्तों, ये भी स्टाफिंग में ही आता है। तो स्टाफिंग में सिर्फ हमको रिक्रूट नहीं करना है, रिक्रूट करके उसको सही जॉब पे लगाना है, उसको रेम्यूनरेशन अच्छा देना है, और हमको ये कोशिश करनी है कि वो हमारे यहाँ पे कायम रहे, आगे भी हमारी कंपनी छोड़ के न जाए, ये भी ध्यान हमको रखना है। इवन हमको जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको भी हेल्दी मेंटेन करना है, ये भी दोस्तों स्टाफिंग में ही आता है। हमको ये भी देखना है कि उसको जो हम काम करने का जो एनवायरनमेंट है हमारे यहाँ पे, वो भी हेल्दी रहना चाहिए। कोई भी एम्प्लॉयज़ को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे पर्सनल दिक्कत क्यों ना हो, पर्सनल प्रॉब्लम भी हो तो दोस्तों इवन मैनेजमेंट आजकल की जो एडवांस कंपनीज़ है ना, जो बहुत बड़ी कंपनीज़ है, वो ये भी ख्याल रखती है कि किसी एम्प्लॉय को पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। अगर पर्सनल प्रॉब्लम्स होते भी है तो वो सॉर्ट आउट कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ को पर्सनल प्रॉब्लम्स रहेंगे ना, तो वो उसका काम में उतना इफिशिएंसी नहीं रहेगी, उसका काम में उतना मनी नहीं लगेगा। तो कंपनी उस पॉइंट पे भी ध्यान रखती है, समझ रहे हो दोस्तों? तो स्टाफिंग में सिर्फ इतना ही नहीं आता है कि हमको एम्प्लॉयज़ को लाना है, एम्प्लॉयज़ को लाने के बाद में उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है। इवन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना भी एक स्टाफिंग का ही फंक्शन है। उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है, उनको सही जॉब पे रखना है, उनको रेम्यूनरेशन भी अच्छा देना है, उनके लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है वो हेल्दी एनवायरनमेंट हमको क्रिएट करना है उनके लिए, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। उसके बाद में रेगुलर बेसिस पे उनका अप्रेजल करना है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा था। अप्रेजल का मतलब होता है चेक करना उनका परफॉर्मेंस कैसा है। क्लियर? उनको डेवलप करना है, और साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना है कि वो हमारे पास हमेशा, हम उसको रिटेन कर सके अपने पास। क्लियर? तो ये सारी बातें जो आती है दोस्तों स्टाफिंग में। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था, अब हम थोड़ा दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है सबसे पहले मीनिंग, स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया दोस्तों। अभी तक हम पहले दो फंक्शन में क्या कर रहे थे, पहला फंक्शन था हमारा प्लानिंग, वो तो डॉक्यूमेंट्स पे प्लानिंग होता है कि हमको करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, तो ये सब हम प्लान बना रहे थे, वो एक डॉक्यूमेंट पे हो रहा था। ऑर्गेनाइजिंग वाली फंक्शन में हमने क्या किया था, उसमें भी हमने सिर्फ इतना ही देखा था कि कौन से रिसोर्सेज हमको लगने वाले हैं, और उन सबको इकट्ठा करना हमने चालू किया था। तो वो भी सब पेपर, एक टाइप का पेपर वर्क ही था। अब यहाँ पे जो है एक्चुअल एग्जीक्यूशन चालू हो गया है, हमने यहाँ पे स्टाफ रिक्रूट करना चालू कर दिया है, एम्प्लॉयज़ अपने यहाँ पे लाना चालू कर दिए अकॉर्डिंग टू प्लान। तो हमने जो प्लान किया है उसके हिसाब से हम ये एग्जीक्यूशन करना चालू कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन चालू हो गया है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्क फोर्स। तो स्टाफिंग में दोस्तों क्या आता है, स्टाफिंग क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमारी जो बेस्ट वर्क फोर्स है ना, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, उनको हम क्या करते हैं, हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि आप हमारी कंपनी में ज्वाइन करो। हम उनको रिक्रूट भी करते हैं, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं हम कोशिश करते हैं वो हमारे यहाँ पे आए, हम उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद उनको सही जॉब के लिए हम उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको प्लेस करते हैं। उनका टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल्स पे अप्रेजल भी किया जाता है। अप्रेजल का मतलब होता है दोस्तों उनका परफॉर्मेंस चेक करना। अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसको हम प्रोमोट भी करते हैं आगे की स्टेप पे। तो ये वाले जो फंक्शंस है वो भी स्टाफिंग में ही आते हैं। उसके बाद में उसकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, उसको कितना सैलरी देना है, उसको डेवलप करना मीन्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। वो एम्प्लॉय का अगर पर्सनल डेवलपमेंट होगा तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलेगा। और साथ ही हमारी कोशिश ये भी रहती है कि वो जो बेस्ट वर्क फोर्स है, वो जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ है, वो हमारे पास ही हम रख पाए, उसको रिटेन कर पाए हम अपने यहाँ पे। क्लियर? और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ और सक्सेस है ये उसके स्टाफिंग फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपका ये जो फंक्शन है स्टाफिंग आपने अच्छे से कर लिया ना, आपका ये स्टाफिंग फंक्शन जो है ये अप्रोप्रिएट है ना, अच्छा है ना, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमेशा ग्रोथ और सक्सेस की तरफ ही बढ़ेगी। क्लियर? हालांकि ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का फोकस क्या होता है कि उसको अपने वर्कफोर्स का अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आप टैलेंटेड पर्सन्स अपने यहाँ पे लाओगे, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे, अगर आप स्किल्ड वर्कफोर्स को लाओगे तो आप उसकी स्किल को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो।
तो यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अच्छे पर्सन तो लाने ही है, साथ में उनका जो स्किल्स है, उनका जो टैलेंट है, वो भी हमको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। क्लियर? बाय यूजिंग देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स। क्लियर? और साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब जिसको हम कहेंगे वो क्या है, किसी एम्प्लॉय को अपने आप पे रिटेन करना। दोस्तों, एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ को अपने आप पे रिटेन करना। क्लियर? क्योंकि एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करना, एक बार नया एम्प्लॉय तो आपके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन वो जो एम्प्लॉय अपने यहाँ पे ज्वाइन हुआ है वो हमको छोड़ के न जाए, लॉन्ग टर्म तक अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो रहे, साथ में जुड़ा हुआ, ये कोशिश, ये बहुत मुश्किल जॉब है दोस्तों। रिक्रूट करना आसान है, लेकिन रिटेन करना बहुत मुश्किल है। वो एम्प्लॉय हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहे लॉन्ग टर्म तक, ये जो कोशिश है, ये कोशिश बहुत मुश्किल है दोस्तों। क्लियर? तो यहाँ पे आजकल ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस फोकस करती है, इसलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को जल्दी छोड़ना नहीं चाहती है। क्लियर? एंड अरेंजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो ये भी जो एक्टिविटी है उनकी ट्रेनिंग करवा के लेना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करना, उनका नॉलेज बढ़ाना, ये सब जो फंक्शन है ये भी स्टाफिंग में ही आता है दोस्तों। क्लियर? द फंक्शन एम्फेसाइजेज मैनेजिंग ह्यूमन, हमको ह्यूमंस को मैनेज करना है, हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है उनको मैनेज करना है, एंड नॉट मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दोस्तों, स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, स्टाफिंग में सिर्फ हम ह्यूमन को मैनेज करते हैं, हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है, जो हमारा वर्क फोर्स है, हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उसको ही स्टाफिंग कहा जाता है। यहाँ पे कोई मटेरियल को मैनेज नहीं किया जाता है इस स्टेप में, ना ही कोई अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है। तो सिर्फ ह्यूमन को हमको मैनेज करना होता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इवन जो बहुत बड़ी कंपनीज होती है ना, उनके यहाँ पे अलग डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है जो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ ध्यान रखने के लिए होता है। वो डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही काम होता है, हमको जो काम करने हैं फ्यूचर में, उसके लिए हमको कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास अभी करंट में कितने एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है, अभी और कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए हमको, और कौन कौन सी लेवल के चाहिए, कौन से जॉब के लिए चाहिए, और वो जॉब करने के लिए वो सामने वाले पर्सन में कौन सी स्किल होनी चाहिए। क्लियर? वो पर्सन को रिक्रूट करना, उनको रिक्रूट करना जो एग्जिस्टिंग हमारे यहाँ पे है, और जो न्यू ज्वाइनिंग हमारे यहाँ पे होंगे उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, उनका अप्रेजल करना, उनको कोई दिक्कत ना हो ये देखना, और साथ में उनको रिटेन करना, ये सब देखने के लिए, मीन्स ऐसा समझो एम्प्लॉयज़ को उनका ध्यान रखने के लिए हमने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है जिसको कहते हैं दोस्तों HR डिपार्टमेंट। तो इवन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सोचो, एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, एक अलग से उसके लिए कंपनीज में मैनेजर्स होते हैं, HR मैनेजर्स, जो ख्याल रखते हैं इन सब बातों का। तो दोस्तों, आपको अपने एम्प्लॉयज़ का भी बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट मानी जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे जो वो HR डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो सब क्या कर रहा है, वो ह्यूमन को मैनेज कर रहा है, हमारे यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उनको मैनेज किया जाता है, उसी को ही कहते हैं दोस्तों स्टाफिंग। द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो नीड है, जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है ना, जब पहली बार स्टार्ट होती है, तो उसके इनिशियल पीरियड में हमको ये स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स अगर आप ऑर्गेनाइजेशन अभी शुरू कर रहे हो, कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपको तब उस टाइम पे स्टाफिंग करना होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना भी तो स्टाफिंग में ही आता है ना। रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, उनको प्रॉपर जॉब पे प्लेस करना, सही जगह पे उनको लगाना, उनकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करना। तो ये जैसे ही कंपनी स्टार्ट होती है इनिशियल पीरियड में लगता है, और साथ में ऐसा नहीं कि एक ही बार लगेगा ये दोस्तों, ये कंपनी के लाइफ टाइम में बार बार लगता है। क्योंकि क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाएंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ जो है उनका प्रमोशन हो जाएगा, तो उनके प्रमोशन की वजह से क्या हो जाएगा, वो तो ऊपर वाली पोस्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो पोस्ट पे वो पहले थे वो पोस्ट खाली हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, उसकी जगह पे फिर हमको और नए वर्कफोर्स लाने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना? तो अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमको उसको प्रमोशन देना होता है। प्रमोशन की वजह से क्या हो जाएगा, वो अपनी हायर पोस्ट पे चले जाएगा, फिर उसकी जो पहले वाली पोस्ट थी वो वैकेंट हो जाएगी, उसके लिए हमको एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने होंगे। तो इनिशियल पीरियड में तो लगता ही है, साथ में
जब कोई प्रमोशन होता है या फिर कोई ट्रांसफ़र होता है, एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गया, या तो मान लो बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं हम, अभी तक तो हमारी एक ही फैक्ट्री थी, अभी हमको दूसरी फैक्ट्री भी लगानी है दूसरी जगह पे, तो उस टाइम पे भी हमको और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो तब भी काम में आएगा। या तो हो सकता है पुराने जो एम्प्लॉयज़ है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं क्योंकि उनकी एज हो गई है, तो रिटायर हो जाएंगे, तो फिर हमारे यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, फिर वो वैकेंसी हमको फिलअप करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ रेसिग्नेशंस हो हमारे यहाँ पे, एक्सीडेंट्स हो, या फिर एम्प्लॉय की डेथ हो, तो ये सब कारण है जिसकी वजह से वैकेंसीज क्रिएट होती है और उस टाइम पे भी हमको स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टाफिंग की ज़रूरत तो ऑर्गेनाइजेशन के इनिशियल पीरियड में भी पड़ती है, उसके बाद में जब कभी प्रमोशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, रिटायरमेंट होता है, रेसिग्नेशंस होते हैं, काफ़ी सारी ऐसे एक्सपांशन होता है बिजनेस का, उस टाइम पे भी हमको ये स्टाफिंग के फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइट पर्सन को आपको राइट जॉब पे रखना है और उसको राइट पे देना है, उसको जो पेमेंट देना है ना, उसको जो रेम्यूनरेशन देना है, उसका जो सैलरी डिसाइड करनी है, वो भी राइट होनी चाहिए दोस्तों। तो राइट पर्सन होना चाहिए और वो राइट जॉब पे भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको गलत जॉब दे दोगे, कोई दूसरा जॉब दे दोगे, तो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप उसको राइट जॉब पे रखो, इवन उसको पेमेंट भी अच्छा देना है, सही देना है, फेयर देना है, प्रॉपर पेमेंट देना है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उसको प्रॉपर पेमेंट नहीं दोगे ना, तो वो लॉन्ग टर्म तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट नहीं रह पाएगा, वो छोड़ के चले जाएगा। वो छोड़ के चले जाएगा तो आपने जितनी मेहनत उसके ऊपर की है इससे पहले, वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए राइट पे भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, स्टाफिंग का मतलब क्या है। तो एक डेफिनेशन है हमारा कि ये फंक्शन में क्या करना पड़ता है, रिक्रूटमेंट करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करना होता है, उनको ट्रेनिंग देना होता है, और इवन कॉम्पेंसेशन भी देना होता है। बेस कॉम्पेंसेशन मीन्स रेम्यूनरेशन, किसको? सबऑर्डिनेट मैनेजर्स को। सबऑर्डिनेट मीन्स अपने से जो नीचे लेवल वाले मैनेजर्स है उनको रिक्रूट करना होता है। तो ये सब प्रोसेस हो रही है, उनके लिए हो रही है। क्लियर? फिर दूसरी डेफिनेशन देखोगे आप, तो स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग का मतलब इट इज़ द होल पर्सोनल फंक्शन। पर्सोनल फंक्शन मीन्स रिलेटेड टू पर्सन्स। तो ये पूरा रिलेटेड टू पर्सन्स है ना, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स है ना, ये हमारे यहाँ पे जो वर्कफोर्स है उसके लिए हम कर रहे हैं ना। और इस फंक्शन में क्या करना होता है, उनको कंपनीज में लाना होता है, ऑर्गेनाइजेशन में हमको लाना है, ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क। हमको उनको कंपनी में लाना है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है और उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशंस मेंटेन करनी है ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। क्लियर? एक और डेफिनेशन है, स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमको तो पहले देखना पड़ेगा कि कौन से टाइप के पर्सन चाहिए हमको, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पे, तो कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी हुई है। मान लो प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में वैकेंसी हुई है अभी, तो हमको जो पर्सन चाहिए वो प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो उसमें वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद में असेस करना, जिसको हम रिक्रूट कर रहे हैं उसको असेस करना कि क्या वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो हम ये चेक करते हैं, उसको कहते हैं असेस करना। फिर उसको प्लेस करना, फिर उसको इवेल्युएट करना, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और साथ में डायरेक्टिंग करना उसको, कि उसको काम सिखाना और उसको बताना कि कैसे करना है, इंडिविजुअल्स एट वर्क। क्लियर? उसको गाइड करना। तो ये सब फंक्शंस आते हैं स्टाफिंग में। उसके बाद दोस्तों अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मीन्स ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मीन्स इसके फ़ायदे क्या है, हमको क्यों हमको ये करना होता है, इससे क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इसका, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। क्लियर? क्योंकि आप इमेजिन करो जितने भी फंक्शंस है 6, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये स्टाफिंग वाला फंक्शन है, यही इफेक्टिव फंक्शन है। इफेक्टिव का मतलब ये है क्योंकि बाकी के जो फंक्शंस है वो सब बेकार हो जाएंगे अगर आपका ये स्टाफिंग का फंक्शन अच्छा नहीं हुआ तो ये सबसे इफेक्टिव फंक्शन है। स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस। आपके जो बाकी के फंक्शंस है ना, वो आप तभी इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाओगे अगर आपका स्टाफिंग अच्छा होगा तो। क्लियर? सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये बाकी के फंक्शंस जो है ये आप इफेक्टिवली तभी परफॉर्म कर पाओगे जब आपका स्टाफिंग अच्छा होगा। उसके बाद आपका जो वर्कफोर्स है अगर वो कॉम्पिटेंट है तो फिर वो इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा अलग अलग फंक्शनल एरियाज़ में, जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स एक्सेट्रा। तो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स होना ज़रूरी है। मीन्स आप जो एम्प्लॉयज़ लगा रहे हो वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उनमें वो क्षमता होनी चाहिए, उनमें वो स्किल्स होनी चाहिए। अगर उनमें वो स्किल्स है ना तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। क्लियर? और इसका आउटकम क्या होगा?
बाकी के जो फंक्शंस है उसका आउटकम इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका अगर स्टाफिंग अच्छा है तो आपके बाकी के फंक्शंस भी अच्छे से हो पाएंगे। क्लियर? तो बाकी के फंक्शंस का आउटकम ये डिपेंड करता है आपका स्टाफिंग कितना इफेक्टिव है। क्लियर? समझ में आया? उसके बाद सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, सेकंड इंपॉर्टेंस है लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग में क्या होता है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, उनका हम यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छे से कर पाते हैं, उनका हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सही पर्सन अपॉइंट करोगे और उसको सही जॉब पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, सही जॉब पे रखना भी इंपॉर्टेंट है ना। वो सही जॉब रहेगी तो फिर उसका जो इफिशिएंसी होगा, उसका जो काम करने का इफेक्टिवनेस होगा वो भी बढ़ेगा। क्लियर? तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो ये स्टाफिंग फंक्शन आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, आपने उसको कोई भी जॉब उठा के दे दिया दूसरा, तो क्या होगा, उसको कोई इफिशिएंसी बढ़ेगी क्या? जो हमारे रिजल्ट्स है हमको मिलेंगे वो तो नहीं मिलने वाले। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, स्टाफिंग की वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस है हमारे यहाँ पे, जो एम्प्लॉयज़ है, उनका हम अच्छे से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी कर पाते हैं। स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज वर्कफोर्स। प्रॉपर केयर इज टेकन एट एवरी स्टेज, सच एज रिक्रूटमेंट करते वक्त हमको केयर लेनी होती है, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रेम्यूनरेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एट्सेट्रा। तो ये जो भी हम कर रहे हैं इसमें हमको प्रॉपर केयर लेनी होती है कि से फॉर एग्जांपल अब जैसे हम केयर नहीं लेंगे, अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमको जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिलेंगे। हमको ये भी कोशिश करनी होती है कि किसी भी एम्प्लॉय को हम ज़्यादा बर्डन नहीं दें, काम का ज़्यादा बर्डन उसको नहीं देना है, क्योंकि क्या होगा, आखिर है तो वो ह्यूमन बीइंग ही, वो कोई मशीन तो नहीं है। अगर आप उसको ज़्यादा काम दोगे तो क्या होगा, पहले तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा अच्छे से करेगा, लेकिन जैसे जैसे 8-10 घंटे हो जाएंगे, आप उसको ज़्यादा काम दे रहे हो, ओवरलोड काम दे रहे हो, तो फिर उसकी उतनी इफिशिएंसी नहीं रहेगी। क्लियर? तो इसीलिए आपको क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है ह्यूमन रिसोर्सेज का। उसकी वजह से ही हमको क्या होगा, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रोग्रेस होगा दोस्तों। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट करना है, उसका परफॉर्मेंस बढ़ाना है, तो उसके लिए हमको ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्लियर? इसलिए स्टाफिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंस है बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। अगर आप सही पर्सन को सही जॉब पे लगाओगे ना, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा वो बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और आपस में जो एम्प्लॉयज़ है, सभी लेवल के जो एम्प्लॉयज़ है आपके यहाँ पे, उनमें भी आपस में हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होंगे। क्लियर? तो स्टाफिंग फंक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट में काम होते हैं, उनमें भी आपस में हेल्दी रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। डिपार्टमेंट के विद इन डिपार्टमेंट जो लोग हैं उसमें तो उनका रिलेशनशिप तो अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन उनका, वो एम्प्लॉयज़ का दूसरे डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी हेल्दी रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप स्मूथली काम कर पाओगे, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगी। तो बेटर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनके बीच के जो रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए, और वो तभी हो सकते हैं जब आप स्टाफिंग अच्छे से करोगे। क्लियर? हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इसकी वजह से क्या होगा, आप स्टाफिंग करोगे तो क्या होगा, जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है उनका भी डेवलपमेंट होगा दोस्तों, क्योंकि स्टाफिंग में क्या आता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना भी किस में आता है, स्टाफिंग में आता है। क्लियर? तो काफ़ी सारी बातें जो है वो स्टाफिंग में आती है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमको सिर्फ रिक्रूट करना है, हमको टाइम टू टाइम इवेल्यूएट भी करना है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसको प्रमोशन भी देना है, उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है, उसके लिए डेवलपमेंट भी करवाना है उसका। तो ये सारी बातें होगी, ये स्टाफिंग की वजह से हो रही है। तो स्टाफिंग की वजह से क्या होता है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस है ना, उसका डेवलपमेंट में भी हमको हेल्प मिलती है, वो हेल्प मिलती है स्टाफिंग की वजह से। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इज एन एसेट ऑफ एन बिजनेस और ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग हेल्प्स टू इनकलकेट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू द एम्प्लॉयज़। स्टाफिंग की वजह से ही हम एम्प्लॉयज़ में जो हमारा यहाँ का कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी कंपनी का जो कल्चर है, हम उसमें इनकलकेट कर पाते हैं, मीन्स हम उनको वो सिखा पाते हैं, उनमें वो गुण लाने की कोशिश करते हैं, और वो पॉसिबल है सिर्फ स्टाफिंग की वजह से। इट ट्रेन्स एंड डेवलप्स द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। तो ट्रेनिंग भी जैसे स्टाफिंग में ही आता है, इसलिए यहाँ पे भी ये कवर होता है कि उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उनका डेवलपमेंट होगा, तो ही ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगी। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ इंपॉर्टेंस जो है,
हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। ये तो सीधी बात है दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजी आप अच्छी यूज कर रहे हो लेकिन आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज जो है उनको जानकारी ही नहीं है वो टेक्नोलॉजी के बारे में, उनको वो चलाते ही नहीं आता है, उनसे वो टेक्नोलॉजी हैंडल ही नहीं होती है, तो फिर दोस्तों वो टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या होगा, वो तो वेस्ट हो जाएगी ना। तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स यूज़ कर रहे हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसको यूज़ करने वाले जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी तो आना चाहिए ना वो सारी चीज़ें, वो उनको हैंडल करते आने चाहिए ना इक्विपमेंट्स, तो उनको भी वो नॉलेज होना ज़रूरी है। और वो नॉलेज उनको देना मीन्स उनको ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग किसका पार्ट है, स्टाफिंग का ही तो पार्ट है। तो स्टाफिंग हेल्प करता है कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, जो हमारे पास रिसोर्सेस है, उसको हम अच्छे से यूज़ कर पाए, इफेक्टिवली उसका यूज़ कर पाए। क्लियर। ट्रेंड एम्प्लॉयज़, अगर आपके एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होंगे तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाएंगे, कैपिटल मीन्स मशीनरीज वगैरह यूज़ कर पाएंगे, मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ वर्क इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। तो वो तो तभी चीज़ें पॉसिबल होगी जब आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है। मान लो आपने एंड्रॉयड फ़ोन खरीद लिया और आपको चलाते नहीं आता, तो फिर फ़ायदा क्या है ना, तो उसको पहले सिखाना पड़ेगा ना। मान लो बहुत हमारे घर पे होता है, जैसे जनरली जो बुजुर्ग होते हैं, जो जिनकी एज 40 प्लस है, 45-50 ईयर्स ऑफ एज के है, पापा समझ लो या दादाजी समझ लो, फिर आजकल तो एंड्रॉयड का ज़माना है, वो देख के खरीद तो लेते हैं, हम उनको खरीद के देते हैं फ़ोन, लेकिन उनको चलाते नहीं आता, तो उनको वो सिखाना भी पड़ता है ना। नहीं तो उस टेक्नोलॉजी का लेके मतलब क्या है फ़ोन, अगर उसको आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो उनको ट्रेनिंग देना वो भी स्टाफिंग में ही आता है। क्लियर। ऐसे ही जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, फिर उसके लिए एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि आप पर्टिकुलर ये जो चीज़ है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली है, आप उसके लिए ये ट्रेनिंग ले लो, और ट्रेनिंग लेने के बाद में वो एम्प्लॉयज़ यूज़ कर पाते हैं। तो आप उनको ट्रेनिंग दोगे, ट्रेनिंग देना भी तो स्टाफिंग का ही पार्ट है ना, तो उनको ट्रेनिंग दोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका आप इफेक्टिवली यूज़ कर पाओगे। क्लियर। और टेक्नोलॉजी का आप इफेक्टिवली यूज़ कर पाओगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर पाओगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। क्लियर। और स्टैंडर्ड ऑफ वर्क भी जो है वो भी बढ़ जाएगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी अच्छी बनेगी पहले से, क्योंकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो। तो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स लाने से नहीं होता है, लेकिन उसके लिए आपको एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है, जो स्टाफिंग का ही एक पार्ट है। क्लियर। और स्टाफिंग की वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है, क्योंकि आप उनको रेगुलर टाइम टू टाइम बेसिस पे उनके लिए आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हो, उनके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम सेमिनार्स रखते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो एफिशिएंसी है बढ़ जाती है। प्रॉपर सिलेक्शन अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो क्वालिटी एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। और अगर आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे तो जो आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं उनका परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सिलेक्शन अगर आप प्रॉपर करोगे तो आपको अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, लेकिन आपके पास जो एम्प्लॉयज़ है उनको आप प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, वो जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उनको ही आप अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, प्रॉपर ट्रेनिंग, तो उनकी भी परफॉर्मेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर। तो सिर्फ अच्छे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट नहीं करना है, उनको अच्छी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है, ताकि आप उनका टैलेंट, उनकी स्किल्स जो है वो यूज़ कर पाओ, उनका परफॉर्मेंस लेवल आप बढ़ा सको। क्लियर। और स्टाफिंग का जो होता है ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ पे आएंगे, हम ये सोच के रिक्रूट करते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे जनरली हम रख रहे हैं ना, जिसको भी हम रिक्रूट कर रहे हैं ना, तो लंबे समय के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए उसको रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। तो स्टाफिंग का जो इम्पैक्ट होता है, ये जो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है जो हम स्टाफिंग में करते हैं, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो ट्रेनिंग एक ही बार प्रोवाइड करनी होगी, लेकिन वो सीख जाएगा वो काम, उससे आपको लॉन्ग टर्म आउटपुट मिलते रहेगा। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहो, अच्छे से सिलेक्शन करते रहो, रिक्रूटमेंट करते रहो, उसका अप्रेजल करते रहो, उसके लिए हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करो। तो ये सारा जो आप करोगे ना, इसकी वजह से क्या होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। तो क्वालिफाइड, इफिशिएंट और स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Proper selection of employees leads the organization towards the path of success. Naturally, long-term positive effects can be observed on the efficiency of an organization. तो आप उनको अगर टैलेंट दोगे, अगर आप अच्छे एम्प्लॉयज़ रखोगे, क्वालिफाइड या स्किलफुल जो एम्प्लॉयज़ रखोगे आप अपने यहाँ पे, तो फिर उसका भी इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होगा दोस्तों। आपको
आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, और उसका इम्पैक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी पे लॉन्ग टर्म तक दिखेगा। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 8 देखते हैं, एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। क्योंकि स्टाफ जो है एम्प्लॉयज़ जो है हमारे यहाँ पे काम करेंगे, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके कंट्रीब्यूशन की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे बढ़ सकती है दोस्तों। तो स्टाफिंग की वजह से ही हमको ये स्टाफिंग जो फंक्शन है ये इंश्योर करता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये कंटिन्यू भी रह पाए आगे, और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होते रहे। और ये तभी पॉसिबल है जब हम एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करें, जो कि स्टाफिंग में आता है। अगर आप एम्प्लॉयज़ को डेवलप करते रहोगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहोगे, तो क्या होगा, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगी। सर्वाइव तो करेगी ही, साथ में ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्लियर। तो ये तो स्टाफिंग जो है ये उसकी वजह से ही होता है, उसकी वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना पॉसिबल है। क्लियर। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइसली। आपका जो आप एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर रहे हो वो किसके बेसिस के ऊपर सिलेक्ट कर रहे हो, आपका बेसिस क्या है, आप उनकी एबिलिटीज़ देख के उनको सिलेक्ट करते हो। जो एम्प्लॉयज़ जिसकी एबिलिटी अच्छी होगी आप उसको रिक्रूट करोगे, और ऑर्गेनाइजेशन को भी फ्यूचर में जो कोई भी चैलेंजेस आने वाले हैं वो अच्छे से फेस कर पाए, वो चैलेंजेस मीट कर पाए, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और स्टाफ का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो वो कंट्रीब्यूट करेंगे उसके हिसाब से ही उनका जो फ्यूचर में क्या रोल रहेगा वो डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर। अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं हमारे यहाँ पे, फ्यूचर में हम इनको कहाँ प्लेस कर सकते हैं वो तो उनके अभी के कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर उन्होंने अभी अच्छा काम किया, अभी उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, तो आगे चल के वो आगे बढ़ जाएंगे ना। उनका फ्यूचर में जो रोल रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। अब दोस्तों, क्योंकि आपने कोई पर्सन को, जिसको भी, जो भी एम्प्लॉयज़ को आप रिक्रूट कर रहे हो, जो भी पर्सन्स को आप रिक्रूट कर रहे हो, उसको आप सही जॉब पे रिक्रूट कर रहे हो, राइट जॉब उसको दे रहे हो। तो अगर आप उसको सही जॉब दोगे जो उसके लायक है, जिसमें उसको करने में बहुत मजा आता है, अगर आप उसको वैसा वाला जॉब दोगे तो क्या होगा, उसका जो है जॉब सेटिस्फेक्शन उसको हमेशा रहेगा। और जॉब सेटिस्फेक्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जॉब सेटिस्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टाफिंग के थ्रू ही होता है, क्योंकि स्टाफिंग में ही ये फंक्शन आ जाता है कि हम सही एम्प्लॉय को सही काम देते हैं, उसको ही तो स्टाफिंग कहते हैं ना। एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। एडेक्वेट रेम्यूनरेशन इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो आप जो उनको रेम्यूनरेशन दे रहे हो उसकी वजह से उसका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और उनका मोरल भी बढ़ता है। उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, उनके लिए रेम्यूनरेशन उनको अच्छा दोगे, उनको जॉब सिक्योरिटी दोगे, तो ये भी फैक्टर्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्या होगा, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दोस्तों जॉब सेटिस्फेक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ये काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ प्रोवाइड करने से आता है। मेंटेन्स हार्मनी। स्टाफिंग की वजह से ही हम जो हमारे कंपनी के अंदर जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बीच में हम हार्मनी मेंटेन कर सकते हैं, मीन्स पीस मेंटेन कर सकते हैं, शांति रहेगी। और जितना हार्मनी हमारे यहाँ पे रहेगा, जितना हमारे यहाँ पे शांति रहेगी, उतना हम ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे बढ़ सकती है। अगर हार्मनी नहीं है, पीस नहीं रहा, अगर वहाँ पे शांति नहीं रही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो स्टाफिंग जो है वो भी इंश्योर करता है कि जो भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं वो हार्मनी मेंटेन करें। क्लियर। इसीलिए हार्मनी मेंटेन करने के लिए हमको उनका टाइम टू टाइम पे जो परफॉर्मेंस है वो अप्रेस करना होता है, उनको प्रमोशंस देने होते हैं। क्लियर। और प्रमोशंस का भी क्राइटेरिया बनाया जाता है। क्राइटेरिया बनाते हैं ना कि आप इतना आउटपुट दोगे तो हम आपको प्रमोट करेंगे, इतना हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो जो भी आप क्राइटेरिया बना रहे हो वो भी कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। वो आप एम्प्लॉयज़ को बताओगे कि हमारे यहाँ पे प्रमोशन का ये क्राइटेरिया है, तो फिर उनको पता चलेगा, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में पीस और हार्मनी हमेशा रहती है दोस्तों। क्लियर। तो ओवरऑल देखोगे तो ये रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेस ये फंक्शन है। इसमें हम स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि हम एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। लाना, रिक्रूट करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको राइट जॉब पे रखना, उसको प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना, उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, उसको उसका टाइम टू टाइम अप्रेजल करना, और कोशिश करना कि वो हमारे यहाँ पे रह सके, उसके लिए हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये सब
दोस्तों स्टाफिंग में ही आता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी हमारे यहाँ पे पर्सन्स आ रहे हैं वो हमारे पास लॉन्ग टर्म तक रहे, उसी कोशिश में हम ये फंक्शन बहुत अच्छे से करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये फंक्शन ख़त्म हुआ। मैं आज का लेक्चर यहीं पे रुक जाता हूँ। अगले लेक्चर में दोस्तों मैं जो हमारा अगला फंक्शन होगा 4th, वो हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।